आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ से मेरठ के बीच वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। मंगलवार छोड़कर पूरे हफ्ते चलेगी ट्रेन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 32 औद्योगिक इकाइयों को 1300 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि की वितरित। कहा, झांसी और कानपुर के बीच 36,000 एकड़ में सरकार विकसित कर रही है औद्योगिक शहर। प्रदेश के 67 जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज हुई उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस की चौथे चरण की परीक्षा। भर्ती के लिए कल होगी आखिरी परीक्षा। और पेरिस पैरालंपिक में भारत ने आज एक स्वर्ण, एक रजत और 2 कांस्य पदक जीते। मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल 100 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली भारत की पहली धावक बनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ मेरठ समेत 3 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य 2 वंदे भारत ट्रेनें तमिलनाडु और कर्नाटक में चलेंगी। प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन 1 सितंबर से लखनऊ से मेरठ और 3 सितंबर से मेरठ से लखनऊ के बीच चलेंगी। उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर पूरे हफ्ते चलेंगी। वंदे भारत ट्रेन लखनऊ से दोपहर 2:45 पर रवाना होगी और 7.25 घंटे में रात 10 बजे मेरठ पहुंचेगी। लखनऊ से चलने के बाद ये ट्रेन बरेली और मुरादाबाद में रुकेगी। मेरठ से ये ट्रेन सुबह 6:35 पर रवाना होगी। वंदे भारत ट्रेन चलने के उपलक्ष्य में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने भारत की अगली पीढ़ी के परिवहन का बुनियादी ढांचा विषय पर निबंध, कला और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें सभी विजेता बच्चों को कल सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 32 औद्योगिक इकाइयों को करीब 1,300 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। साथ ही 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए 10 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट वितरित किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में फ्लिपकार्ट कंपनी के 2 वेयरहाउस का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की, झांसी और कानपुर के बीच लगभग 36,000 एकड़ क्षेत्र में प्रदेश सरकार एक औद्योगिक शहर विकसित कर रही है। इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके लिए एक विशेष हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। लगभग हम लोग 36,000 एकड़ लैंड में झांसी और कानपुर के बीच में इस नए औद्योगिक शहर को बसाने की कार्रवाई को आगे बढ़ चुके हैं और तेजी के साथ हमारा कार्यक्रम बन रहा है। याद करना, नोएडा को बसने में 46 साल लगे और 46 साल के बाद वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर अब आ रहा है। यहाँ पर हम इसके साथ ही 4 लेन की कनेक्टिविटी हम दे चुके हैं, बेहतरीन सुविधाएं देंगे और पहले से ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक नोड वहां आ चुका है। लखनऊ और उसके आसपास के 6 जनपदों को जोड़ करके यहाँ पर हम लोग स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इसे डेवलप कर रहे हैं। निवेश की अनंत संभावनाएं यहाँ पे बनेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों और उद्यमियों को हर तरह की मदद और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है। प्रदेश में इस समय 27 सेक्टोरल पॉलिसी लागू की जा रही है। इसके साथ ही 125 सीएम फेलो इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने में योगदान कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए उद्योगपतियों ने प्रदेश सरकार की नीतियों की सराहना की। सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया के अध्यक्ष और सीईओ जेवी पार्क ने कहा कि सैमसंग का उत्तर प्रदेश से बहुत गहरा नाता है। कंपनी ने नोएडा में सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है। उन्होंने कहा कि कंपनी उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। नोएडा की मोबाइल फैक्ट्रियां मेक इन इंडिया का एक प्रतीक हैं और कंपनी भारत से मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी सीएसआर पहलों के तहत कौशल विकास के माध्यम से प्रदेश के युवाओं की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगी। प्रदेश के 67 जिलों में 1,174 परीक्षा केंद्रों पर उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस की चौथे चरण की परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस भर्ती के लिए कल अंतिम परीक्षा होगी। परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आज 3 स्तर पर चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार की ओर से पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। नकल माफियाओं पर नजर रखने के लिए एसटीएफ, स्थानीय पुलिस और साइबर क्राइम की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
इसके साथ ही कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न प्रदेशों से पहुंचे अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों से एडमिट कार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी के राजकीय ITI करौधी में कल वृहद रोजगार मेले का आयोजन होगा। वाराणसी क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि रोजगार मेले में 20 से अधिक नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों के शामिल होने की संभावना है। इस मेले में 800 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अपना पंजीयन rozgarsangam.gov.in पोर्टल पर करना अनिवार्य है। बहराइच में भेड़िए की धरपकड़ के लिए वन विभाग का ऑपरेशन जारी है। ग्रामीणों को भेड़िए के आतंक से बचाने के लिए लगातार गश्त की जा रही है। DFO अजीत सिंह ने बताया कि खूंखार भेड़िए को पकड़ने के लिए 22 टीमों द्वारा 75 किलोमीटर के दायरे में कॉम्बिंग की जा रही है। टीम की ओर से ग्रामीणों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। उन्हें रात में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है और अतिआवश्यक काम पड़ने पर झुंड में निकलने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि आदमखोर भेड़िए के आतंक से लगभग 35 से अधिक गांवों के ग्रामीण प्रभावित हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने आज 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। भारत के लिए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में अवनी लेखरा ने गोल्ड और मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। शूटरों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में मनीष नरवाल ने रजत पदक जीता है। वहीं उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल ने 100 मीटर की दौड़ में T35 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्रीति पैरा खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली धावक हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदक विजेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपाय के रूप में सरकार ने आज एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया और भविष्य पोर्टल का EHRMS के साथ डिजिटल एकीकरण किया। इन अनूठे उपायों की शुरुआत कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव विवेक जोशी ने मानव संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए इन उपायों को महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि 9 पेंशन फॉर्म को मिलाकर एक नया फॉर्म बनाया गया है जो पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाएगा। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी बलिया में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। वहीं फर्रुखाबाद, वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा कोनो नदी गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं घाघरा नदी बाराबंकी और अयोध्या में खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस और NDRF की टीमें घाटों पर नजर रख रही हैं। गंगा में छोटी नाव का संचालन बंद है। उधर गाजीपुर में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर पहुंच गया है। तटवर्ती इलाकों में प्रशासन की ओर से लोगों को सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। इसके अलावा गोरखपुर में 34 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों की सहूलियत के लिए नाव और मोटर बोट लगाई गई है। बाराबंकी में 2 गांव में कटान हो रही है जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। नीति आयोग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई सिफारिशें की हैं। आयोग ने तिलहन की खरीदारी हर हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने, खाद्य तेल के आयात पर शुल्क में वृद्धि और तिलहन के उत्पादन के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ ही तिलहन के बीज की उपलब्धता के लिए हर ब्लॉक में एक गांव को तिलहन के बीज वाले गांव के रूप में विकसित करने की सिफारिश की है। आयोग ने फूड इंडस्ट्रीज को घरेलू खाद्य तेल के इस्तेमाल पर इंसेंटिव देने के साथ ही तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी सेक्टर के साथ सहभागिता की भी सिफारिश की है। भारत को अपनी जरूरत का 7% खाद्य तेल आयात करना पड़ता है। ऐसे में खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए नीति आयोग की इस सिफारिश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ से मेरठ के बीच वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। मंगलवार छोड़कर पूरे हफ्ते चलेगी ट्रेन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 32 औद्योगिक इकाइयों को 1300 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि की वितरित। कहा, झांसी और कानपुर के बीच 36,000 एकड़ में सरकार विकसित कर रही है औद्योगिक शहर।
प्रदेश के 67 जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज हुई उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस की चौथे चरण की परीक्षा। भर्ती के लिए कल होगी आखिरी परीक्षा। और पेरिस पैरालंपिक में भारत ने आज 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल 100 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली भारत की पहली धावक बनी। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।